अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तर्दा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। ये जो मोमेंटो दिया गया इसमें ये आयत लिखी हुई है। व क़ाल अयज़न इन्न लका अल्ला तजूअ फ़ीहा व ला तअरा व अन्नका ला तज़मअु फ़ीहा व ला तज़हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेशनल और स्टेट लेवल के लीडर्स आज के इस कन्वेंशन में शरीक अहमदाबाद और बाहर से भी आए हुए बिजनेसमैन, ताजिर हजरात, एंटरप्रेन्योर्स और सोशल वर्कर्स। मैंने 2 आयतों की तिलावत की। ये आयत तो चूंकि इसमें लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने तिजारत को तुम्हारे लिए हलाल किया और सूद को तुम्हारे लिए हराम करार दिया। इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला बिजनेस के सिलसिले में कुरान में जहां बेशुमार हिदायत दे रहा है, उनमें से एक हिदायत ये है कि बिजनेस पर तवज्जो दे और वो एथिकल बिजनेस हो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस से इज्तनाब करें, बचें। ये जो आयत मैंने तिलावत की है सूरह ताहा की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि शैतान के बहकावे में नहीं आना, तुम्हें यहां 4 नेमतें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। अगर तुम जन्नत छोड़ दोगे, दुनिया में जाओगे, तो ये नेमतें तुम्हारे लिए मुसीबतों में बदल जाएगी। ये 4 बड़ी मुसीबतें होंगी तुम्हारे लिए जिसके लिए तुम स्ट्रगल करोगे। कहा कि यहां तुमको इन्ना लका अल्ला तजूअ फ़ीहा, यहां तुम्हें भूख नहीं सताती, भूख के लिए तुम्हें मजबूर नहीं होना पड़ता, भूख को मिटाने के लिए तुम्हें कुछ तगदो करने की जरूरत नहीं है। यहां बैठे बिठाए तुम्हारे भूख को मिटाने का सामान मुयस्सर है और वाफर सामान मुयस्सर है जन्नत में। अगर जन्नत से निकल गए जमीन में तो यह नेमत मुसीबत में बदल जाएगी। और पेट की भूख को बुझाने के लिए इंसान को चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पड़ता है, सख्त तरीन कशमकश करनी पड़ती है। नाने शबीना के लिए इंसान को इंतहाई मेहनत करनी पड़ती है। यह दुनिया की बड़ी आबादी की सूरत हाल है। और बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा यह तजुआ, भूख को मिटाने के लिए ही बिजनेसेस वजूद में आती हैं, तिजारतें होती हैं। आप इसके तहत 1000 किस्म के बिजनेस लिख सकते हैं जो फूड इंडस्ट्री से मुताल्लिक हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एडिशनल चीजें भी हैं फिर खाने पीने की, जो इंसान की बुनियादी जरूरियात में से तो नहीं है, लेकिन और लज्जत के लिए, चाशनी के लिए इंसान और बहुत सी चीजें खाता पीता है। ये फर्स्ट बिजनेस है जो इंसानों की मुसीबतों को दूर करने के लिए बिजनेस में काम शुरू करता है। उससे उसका भी फायदा होता है और जिनकी भूख है वो मिटाने का सामान होता है। दूसरा है वला तारा, यहां तुम नंगे नहीं हो, यहां तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाया गया है। जैसे ये नेमत खत्म होगी, दुनिया में जाओगे तो कपड़ा और सर्दी और धूप और उसकी तकलीफ से बचना एक बड़ी मुसीबत है, उसके लिए तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा, वरना नंगे रहोगे। तो कपड़ा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, कुछ बुनियादी जरूरियात में से एक और कुछ फैशन से और एडिशनल ब्यूटिफिकेशन से मुताल्लिक है। ये दूसरी नेमत है जो तुम्हें जन्नत में मिली है। दुनिया में जाओगे तो ये दूसरी मुसीबत है जो तुम्हें सताएगी। और बिजनेस यहीं से स्प्रिंग होता है। एक बिजनेस तो वो है जो भूख से रिलेटेड है, दूसरा बिजनेस वो है
जो नंगापन को दूर करने के लिए, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं, जिसमें जो है आपके शूज की इंडस्ट्री भी शामिल है, जिसमें आप फैशन के जो कपड़े हैं वो भी उसमें शामिल हैं। उसके बाद मौसमियात से बचने के लिए जितने लिबास और लिहाफ और गिलाफ और जितनी चीजें आप कह सकते हैं वो सारी चीजें उससे से रिलेटेड हैं। और तीसरी नेमत जो तुम्हें यहां मिली है वह अन्नका ला तज़माउ, तुम्हें यहां प्यास नहीं सताती, पानी का वाफर इंतजाम है यहां और तुम पानी बहुत मजे से पीते हो। दुनिया में जब जाओगे तो ये मुसीबत बन जाएगी, पानी मिलना एक मुसीबत का काम है। इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए पहली आबादी जो दुनिया में आई है वो नदियों के करीब में रही है। जहां पानी के रिसोर्सेज रहे वहां कबाइल जमा होते रहे और पानी के लिए जंगें होती थी। कुआं खोदना कोई आसान बात नहीं थी उस जमाने में, बहुत मुश्किल काम है कुआं को खोदना। तो उस जमाने से लेकर आज तक, और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पानी से रिलेटेड, प्यास बुझाने से रिलेटेड। हुकूमत का एक बुनियादी काम में से काम है पानी को अपने सिटीजन तक पहुंचाया जाए। उससे रिलेटेड जो है डिफरेंट बिजनेस है, वाटर प्यूरिफिकेशन से लेकर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने से लेकर वाटर को स्टोर करना, वाटर को फिल्टर करना, वाटर को ड्रिंकिंग के लायक बनाकर पोर्टेबल वाटर बनाना, ये सारा काम ये एक पूरी इंडस्ट्री है। और चौथी चीज ये है कि वला तज़हा, यहां तुम्हें धूप नहीं सताती, ये नेमत है। ये नेमत को अगर छोड़कर दुनिया में जाओगे तो चौथी मुसीबत यह है कि तुम्हें धूप सताने लगेगी और सर छुपाने के लिए तुम्हें हाउसिंग इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। पुराने जमाने में आदमी अपने आप को धूप से बचाने के लिए गुफों में रहता था, फिर झोपड़ियां उसने बनाई, फिर उसने हाउसिंग को डेवलप किया और डेवलप होते होते आज हाउसिंग एक बहुत बड़ी चीज है। हाउसिंग से मुराद सिर्फ घर नहीं है। आप अगर घर में नहीं, मैं बेंगलुरु छोड़कर दिल्ली छोड़कर यहां आया तो मेरे लिए लॉजिंग चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए। आपके गुजरात में टाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं गया था वहां मोरबी, तो मुझे लोगों ने बताया कि वहां 1000 इंडस्ट्री है सिर्फ टाइल की। ये टाइल की इंडस्ट्री भी उसी से रिलेटेड है, वला तज़हा। वहां तुम्हें धूप नहीं सताती, यहां धूप सताएगी। तुम्हें घर चाहिए और घर में ठंडा रहने के लिए तुम्हें टाइल भी चाहिए। और जितनी चीजें आप देख सकते हैं दुनिया में, ये सारी इंडस्ट्री, ये सारा बिजनेस जो है इससे रिलेटेड है, वला तज़हा से। तुम्हें धूप ना सताए, उससे बचने के लिए क्या क्या इंतजाम करना पड़ता है, यहां तक कि गर्मी से बचने के लिए आपकी पूरी एसी की इंडस्ट्री है, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो 4 नेमतों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने और 4 मुसीबतों का जिक्र किया। उसको नेगेटिव सेंस में लेंगे तो वो नेमतें वहां हैं, ये वो मुसीबतें बन जाती हैं। और इन्हीं मुसीबतों को दूर करने के लिए ताजिर हजरात काम शुरू करते हैं, जिससे उनका भी फायदा होता है, सामने वाले का भी फायदा होता है। और यही वो 4 बुनियादी चीजें हैं जिस पर कंट्रोल करने के लिए दुनिया में ये जंगें जारी हैं। जो इस वक्त आप इसराइल की जो जंग देख रहे हैं, इसराइल की जो दहशतगर्दी देख रहे हैं, फलस्तीन पर उसकी जो बमबारी देख रहे हैं, दरिंदगी देख रहे हैं, उसका भी ताल्लुक इन 4 चीजों से है। सारे ग्लोबल पावर्स, उनकी तमन्ना है कि ये 4 चीजों को कंट्रोल किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह कहा, अल्लती बारकना हौलहु, ये सरजमीन जिसे अल्लाह ताला ने बरकत से नवाजा, इसका अतराफ बरकत से नवाजा। ये पूरा इलाका अल्लाह ताला ने बेशुमार रिसोर्सेस से मालामाल कर रखा है। ह्यूमन रिसोर्स तो है ही, यहां बेशुमार जो है कल्टीवेबल लैंड, फर्टाइल लैंड मौजूद है। इस पूरे इलाके में खेती होती है, अंजीर और जैतून और खजूर यहां पैदा होते हैं। इस पूरे इलाके में बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्सेस हैं, कुछ पोर्टेबल हैं, ड्रिंकेबल हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं। सुएज कैनाल एक इंपॉर्टेंट वाटर एलिमेंट है, रेड सी से आगे जाने के लिए यूरोप तक। जो सुएज कैनाल को कंट्रोल करेगा वो अपनी तिजारत को कंट्रोल करेगा। कहीं गलत हाथों में सुएज कैनाल ना चले जाए, रेड सी किसी के गलत हाथों में ना हो जाए, इंडियन ओशन किसी गलत हाथों में ना चले जाए जो अमेरिका के मफाद के खिलाफ हो। ये जो वाटर रिसोर्सेस हैं, ये जो फर्टाइल लैंड्स हैं, और फिर गर्मी सताती है तो इंसान को ठंडक चाहिए, और ठंड सताए तो इंसान को गर्मी चाहिए,
उसके लिए गैस चाहिए, और गैसेस रिसोर्सेस को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, दुनिया में जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड या अपनी सत्वत और अपनी जो ताकत है और अपना जो वजन है अमेरिका का, वो वजन खत्म हो जाएगा अगर इन रिसोर्सेस पर उसका कंट्रोल ना हो। और बाकी चीजें, कपड़े और दीगर इंडस्ट्रीज हैं। तो इस वक्त जो जंग जारी है, जिससे हम सब का दिल अंदर से बहुत रोता और कुड़ता है जब इन हालात को देखते हैं। हमें इंतहाई शदीद अफसोस होता है और हमें अपनी बेबसी का एहसास होने लगता है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें ख्याल सताता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां से बैठकर राय आम्मा को बनाने के लिए जो एहतजाजात हो रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में राय आम्मा को चेंज किया है। आपकी राय आम्मा, आपके एहतजाज से दिल्ली वालों को दिल्ली के एहतजाज से, मुंबई वालों को मुंबई के एहतजाज से बेंगलुरु वालों को मदद मिलती है, हिंदुस्तान में होने वाले एहतजाजात से मलेशिया में होने वाले से लेकर, तो पूरी दुनिया में एक दूसरे को जो मदद मिलती है। और पूरी दुनिया में इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड एक्सिस डेवलप हो रहा है। पहले तो दो एक्सिस थे, दो पोल्स थे दुनिया में। एक पोल गिर गया, यूएसएसआर। उसके बाद रिचर्ड निक्सन ने किताब लिखी सीज द मोमेंट। अब दुनिया का इमाम है अमेरिका, जियोपॉलिटिक्स का इमाम है अमेरिका। सीज द मोमेंट का मतलब है कि जैसे ही यूएसएसआर गिरा, अब तुम वाहिद कुव्वत हो दुनिया में और तमाम मसाइल पर कब्जा करो। उस पर उसने बहुत तफसील से पॉलिसी स्टडीज करके वो किताब लिखी, रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, एक्स प्रेसिडेंट। ये जो लड़ाई हो रही है मैं बता रहा हूं, उससे बिजनेस का क्या ताल्लुक है, ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद 1997 में ब्रेजेंस्की ने एक किताब लिखी, द ग्रैंड चेस बोर्ड। ये दुनिया चेस बोर्ड है। इस चेस बोर्ड में मोहरों को बिठाकर रखना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं कि हर मोहरे हर वक्त हटा दिया जाए, कुछ मोहरों को बिठाकर रखते हैं ताकि सामने जो इंपॉर्टेंट किंग और क्वीन है उसे अटैक करने के लिए कुछ को बिठाकर रखना पड़ता है, कुछ को कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ये दुनिया ग्रैंड चेस बोर्ड है। इस चेस बोर्ड में एक मोहरा बिठाकर रखना है जो किंग और क्वीन के लिए बहुत जरूरी है मारने के लिए। वो है फलस्तीन का इलाका, जहां इंपीरियलिस्ट फोर्सेस 1914 से 17 वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब उनका जवाल होने लगा, तो उन्होंने महसूस किया कि हमें रास्त अब दुनिया को कंट्रोल करने के बजाय किसी और को हम बिठाएंगे वहां जो अपना खून बहाए, हम अपने रिसोर्सेस अपने पैसे लगाएंगे, लेकिन इस इलाके में कंट्रोल करना चाहिए। ब्रेजेंस्की ने लिखा है कि 3 ममालिक दुनिया की, वो अजीम ममालिक हैं, वो अजीम सल्तनतें रहीं, वो अजीम तहजीबें रहीं जो इस्लाम से पहले भी रहीं, इजिप्ट और टर्की और ईरान। इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए इसराइल या फलस्तीन की जो जगह है वो बहुत ही पिवोटल है। वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, और ब्रेजेंस्की ने लिखा है जो यूरेशिया को कंट्रोल करता है वो दुनिया का कायद होता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया, और यूरोप और एशिया के बीच में ये लैंड मौजूद है। बड़ी हिकमत के साथ, अय्यारी के साथ, चालाकी के साथ उन्हें यहां जाकर बिठा दिया। बहरहाल इस जंग में जहां नजरियाती पहलू है, वहां तिजारत का पहलू भी है, बिजनेस का पहलू भी है, जियोपॉलिटिक्स का पहलू भी है। ये सब पहलू बहुत पेचीदा हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप समझ सकते हैं। आम मुसलमान इन सारी बातों को नहीं समझता, वो सिर्फ उसको एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लेता है, जबकि उसका कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी मौजूद हैं। अब मैं अपने बात के सेकंड एलिमेंट पर आऊंगा और जल्दी बात खत्म कर दूंगा, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। इस जंग से हमें 3-4 सबक मिलते हैं, और ताजिर हजरात को भी 3-4 सबक अपनी पर्सनल जिंदगी में, अपनी तिजारत की जिंदगी में इस सबक को, इस लेसन को अप्लाई करना है। इस जंग में आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की हुकूमतें आपस में एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग कर रही हैं, हमारे सामने वो बातें नहीं आती हैं, लेकिन बैकडोर में सारी चीजें चल रही होती हैं। डिप्लोमेसी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब क्राइसिस हो जाए, परेशानी आ जाए, तो डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। इसमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और आप ताजिर हजरात के लिए भी, हम ताजिर हजरात के लिए भी जरूरी है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मसाइल आ जाते हैं जहां हमें रास्ता निकालना पड़ता है, और मिटिगेट करने के लिए लॉसेस को डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और मैं इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अभी इंशाल्लाह वाज़े करूंगा। नंबर 1 लेसन है। नंबर दूसरा लेसन यह है कि रिस्क मैनेजमेंट,
जंग में जब कोई फरीक उतरे तो उसे मालूम है कि इसके साथ रिस्क वाबस्ता है, जानों का रिस्क है, पैसों का रिस्क है, टैंकों के लॉस होने का रिस्क है, बहुत से रिस्क होते हैं। इसी तरह बिजनेस ये है कि उसमें रिस्क मैनेजमेंट, उसको लिहाज रखना पड़ता है। रिस्क के बगैर कोई बिजनेस नहीं है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ बसाथ चलते हैं। तो रिस्क के बगैर कोई जिंदगी हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। तिजारत में भी ये करना होता है। तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि इस जंग से जो तीसरा लेसन आप ड्रॉ कर सकते हैं वो है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप एज ए बिजनेसमैन जब पैसे कमाते हो तो उसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी सामने रखना पड़ता है, जिसे आज की दुनिया में CSR कहा जाता है। वो जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ मनी जब हो जाए तभी आप CSR करें। आप छोटी तिजारत करके भी CSR कर सकते हैं। हमने देखा है बाज लोगों को जो ठेले पे बिजनेस करते हैं वो भी CSR करते हैं। वो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी समाज कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मेरी जितनी आमदनी है, मेरा जितना इनकम है, मैं उसमें कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन करूंगा। ये एक तिजारत वाले का नुक्ता नजर होता है, ये उसका माइंड सेट होता है, वो जरूर इस तरह से करता है। ये उसका तीसरा पहलू है जो ह्यूमैनिटेरियन पहलू है। और उसका एक और पहलू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हमें सामने रखना चाहिए वो है इस जंग में ग्लोबल ओपिनियन मैटर करता है। और पूरा ग्लोबल ओपिनियन इसराइल के अगेंस्ट में है। हुक्मरान जिस तरफ भी हो वो उनके मफादात होते हैं, क्योंकि उन्हें रिसोर्सेस पर कंट्रोल करना होता है। वो जो 4 मुसीबतों के साथ इंसान दुनिया में भेजा गया है, उन 4 मुसीबतों को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना ग्लोबल जो इमेज है इसराइल का वो बहुत बुरा है। एक ताजिर को अपना इमेज को भी मेंटेन करना पड़ता है। तिजारत की शुरुआत ही में उसके बारे में ये इमेज हो जाए कि साहब इसका माल सही नहीं है, ये वक्त पर नहीं देता, ये ऑनेस्ट नहीं है, इसके पास इंटेग्रिटी नहीं है, उसके बाद आप 1000 हाथ पैर मारे फिर बिजनेस को जो है आप फरोग नहीं दे पाते, इससे कि इमेज खराब हो गया डे 1 से। तो इमेज को कैसे मैनेज किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अब ये चारों चीजों को मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रिलेट करके अपनी बात को खत्म करूंगा। वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े ताजिर थे, एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, और हमारे पास इसके बारे में ज्यादा मालूमात हमारी तकरीरों में, खुतबात में नहीं आ पाती। लेकिन आप अगर बहुत रेयर किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम उम्र से बिजनेस किया करते थे। 6 साल की उम्र में दाई हलीमा ने लाकर छोड़ दिया तो दादा के पास पलते थे, फिर दादा का इंतकाल हुआ तो चाचा, और चाचा की दुकान में बैठते थे 6 साल की उम्र से, अपनी रोजी रोटी खुद खाते थे। माँ जब तक जिंदा थी माँ बाप का पैसे ठीक है, माँ के इंतकाल के बाद बच्चे ने खुद अपने पैसे से अपना पेट पाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू तालिब की दुकान में बैठते थे, खासकर दोपहर में। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो आप बकरियां चराते थे 8-9 साल की उम्र में, अपनी रोजी रोटी खुद कमाते थे, दूसरों पर मुनहसिर नहीं थे, अपनी जिंदगी के लिए डे 1 से बकरियां चराते थे। फिर उसके बाद जब 14-15 साल के हो गए तो बिजनेस के लिए जाने लगे, और 17 साल में एक अच्छे बिजनेसमैन बने। 25 साल में तो आपने बहुत पैसे कमाए, और उस वक्त आप कैरावान लीडर बन गए थे। कैरावान लीडर का मतलब होता है जो कारवान जाता है उसके लीडर बनना। गोया कि आप जो बिजनेस करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूवा है कि वहां आप सिर्फ एक बिजनेसमैन न रहे, उस पूरी बिजनेस कम्युनिटी के आप लीडर बने, ये हमारे लिए उसूवा है। आप तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं थे कि 4 लोगों के साथ मिलकर आपने कुछ सरमाए ले लिया, मुल्क शाम चले गए और माल लाए और वापस मक्के में बेच दिया, कुछ पैसे कमा लिए और आराम से रह गए, ऐसे नहीं थे। वो राइट फ्रॉम द एज ऑफ 17 जो है वो लीडर रहे, और कारवान लीडर थे 24-25 साल की उम्र में। ये चारों बातें आप देख सकते हैं, और भी बहुत से नुकात आप देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत के लिए निकले, पहली बात तो समझ लीजिए कि आप बहुत वसी आपका तजुर्बा था, वास्ट एक्सपीरियंस था, और ऐसी ऐसी बातें किताबों में मिलती हैं सीरत की जो हमारे पास आमतौर पर खुतबात में नहीं मिलते। उनमें से एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल यमन की तरफ जाते थे। आप 4 सफर करते थे। एक, आप यमन की तरफ सफर करते थे जो विंटर का सीजन होता था, समर में मुल्क शाम की तरफ जाते थे, नॉर्थ की तरफ।
और एक बड़ा मार्केट होता था ताइफ, और एक होता था उस जमाने में हबशा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा भी तशरीफ ले गए, इसके भी आसार हैं, इसकी भी कुछ बातें हैं। मुल्क यमन में जाते तो स्पाइसेस आते थे उस जमाने में, फूड को स्टोर करने के लिए फ्रिज वगैरह नहीं थे ना उस जमाने में। अरब तो एक एकदम हॉट क्लाइमेट का एरिया है, तो फूड को कैसे बचा कर रखा जाता है, स्पाइसेस होना चाहिए था। तो स्पाइसेस इंडिया और चाइना से आते थे, और यमन की एक बंदरगाह, एक सी पोर्ट है दबा, और दबा की बंदरगाह में, दबा के सी पोर्ट में माल जब आता था, शिप जब आता था, तो उस वक्त जो है वहां फेयर लगता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, और इंडियंस और चाइनीज इन दोनों से बहुत मुतासिर थे, और इनके साथ बात करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसलेटर ले जाते थे, जो हिंदुस्तानी जुबान को अरबी में, अरबी से हिंदुस्तानी, चाइनीज को अरबी में, अरबी को चाइनीज में ट्रांसलेट करे, और उन बिजनेसमैन से डील करते थे। उसका इंपैक्ट था कि इंसान जब भी कुछ बोलता है तो उसके पस मंजर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है, हिंदुस्तानियों के बारे में आपकी अच्छी राय थी। चाइनीज के बारे में ये जो कहा जाता है कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, चीन में भी अगर इल्म मिले तो जाकर हासिल करो। लोगों ने कहा कि ये ज़ईफ हदीस है, मौजू हदीस है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका ये कहना कि चाइना में भी इल्म मिले, वहां तो कुरान नहीं नाजिल हो रहा था, वहां तो कोई रसूल नहीं था, वहां तो बिजनेस था ना, बिजनेस ही से तो रसूलुल्लाह का तारुफ था चाइनीज का। सिल्क रूट से आते थे वो लोग, इधर पानी से भी आते थे, उधर सिल्क रूट से भी आते थे। तो आपने कहा कि सीखना हो तो इन लोगों से सीखो। ये जो बातें हैं ये तो उसका पसमंजर होता है। इसी तरह आपने जो कहा कि भाई कश्ती में जब लोग जाते हैं तो कुछ निचली सतह के लोग होते हैं, कुछ ऊपर के माले में होते हैं, और नीचे के जो माले के लोग होते हैं, डेक के लोग होते हैं, वो अपर डेक आते हैं पानी लेने के लिए। मिसाल तो आपको मालूम है ना, ये वही है जब आप जिद्दा से हबशा जाते थे तब आपने इन सारी चीजों को जो है महसूस किया। कोई मिसाल आपको दे ही नहीं सकते जिसका आपको तजुर्बा ही ना हो। आप कभी जिंदगी में सॉवरेन हिल के बारे में कोई मशवरा ही नहीं दे सकते, कोई मकौला नहीं बोल सकते, कोई कोटेशन नहीं दे सकते अगर आपने सॉवरेन हिल को देखा ना हो, सुना ना हो, गए ना, आप गए और ना आपने ऑब्जर्व किया हो, तो आपकी बात में कभी आ ही नहीं सकता ये। अगर मैं बोलूं अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया तो मैं सॉवरेन हिल गया, जब 1850s में गोल्ड रश हुआ तो उस जगह गोल्ड फाइंड आउट हुआ। आज वो एक पिकनिक स्पॉट है। कहने का मतलब है जब आप देखे हो कोई चीज तब आपकी बात में, आपके जहन में वो बात आएगी। आप जिस चीज से वाकिफ ही नहीं उसकी मिसाल ही नहीं दे सकते आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कश्ती और समंदर के सफर का तस्करा कई मरतबा किया। तो ये तीसरा सफर, चौथा सफर मुल्क शाम का होता था। ताइफ तो बिल्कुल नजदीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर किया करते थे बिजनेसमैन की हैसियत से। जब आप लीडर बन गए तो लीडर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो अनाउंस करते थे कि ये कब ये कारवान जाने वाला है। उसके बाद लोग जब आते तो रिसोर्स मैनेजमेंट करते कि कितने घोड़ों की जरूरत है, कितने ऊंट की जरूरत है, कितने खाने की जरूरत पड़ेगी, क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन सारी चीजों का इंतजाम करते थे। रिसोर्स मैनेजमेंट किया करते थे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रिस्क मैनेजमेंट किया करते थे कि कुछ पैसे आप ऊंट के कजावे के अंदर छुपा कर सील कर रखते थे। ऊंट का कजावा जो होता है, सीट जिस पर लोग बैठ कर जाते हैं, उस सीट के बीचों बीच में रिस्क मैनेजमेंट की, जब कोई मुसीबत आ जाए, काफिले लूट जाते थे उस जमाने में, तो सर्वाइवल के लिए कुछ रकम चाहिए, किसी को पता नहीं चलता था लेकिन आप उसको बचा कर रखते थे। और फिर जो है आप का तरीका था इंक्लूसिवनेस का, सबको लेकर चलते थे। हालांकि उसमें कबाइल में जंगें होती थी, एक कबीला दूसरे कबीले को पसंद नहीं करता था, लेकिन आप जब लीडर बने तो सबको साथ लेकर चलते थे। ताजिर का तरीका यह होता है, ताजिर एक्सक्लूसिव मिजाज का नहीं हो सकता, वो कौम परस्त नहीं हो सकता, वो मुल्क के लिए, इंसानों के लिए, समाज के लिए काम करता है, तो सबके साथ चलता है वो। तो आप सबको लेकर चलते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रॉफिट और जो नफा कमाया है उस पर लोगों ने लिखा है, नंबर एक है कि आप रेयर कमोडिटीज बेचते थे। आम जो खाने पीने की चीजें होती हैं जो आम लोग लाते और बेचते थे, आपका तरीका वो नहीं था। आप परफ्यूम्स बेचते थे। उस जमाने में परफ्यूम्स बहुत कीमती चीजें और बहुत नायाब चीजें होती थी। आप स्पाइसेस बेचते थे और बहुत से कमोडिटीज बेचते थे जिसका जिक्र है, जो रेयर आइटम्स होते थे। और काफिले निकल कर जाते थे, मुल्क शाम तक जब जाते तो बीच बीच में रुकना पड़ता है, और कबीले होते थे और होटल्स नहीं थे उस जमाने में, लॉजिंग्स नहीं थे, तो कबीलों के दरमियान रुकना पड़ता है। कबीलों की मदद के बगैर रुक नहीं सकते, जहां पानी हो, जहां खाना हो, और कबीले के लोग खाना खिलाते थे।
तो सेफ्टी मनी देना पड़ता था, उन कबीलों से गुजरते हुए वो लीडर्स को सेफ्टी मनी देना पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिप्लोमेसी है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो इतना प्यारा होता था। मान ले कि इससे पहले के सफर में, मिसाल के तौर पर आपको मैं कह रहा हूं कि 10,000 रुपए इंडिया के हिसाब से सेफ्टी मनी देनी होती थी, तो आपका बार्गेनिंग का तरीका, आपकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी होती थी कि 10,000 के बजाय 5,000 रुपए में काम हो जाता था। और बास कबीले के लीडर इतना खुश होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से कि आपसे कोई वो सेफ्टी मनी लेते ही नहीं थे, 10,000 के 10,000 बच गए। ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है प्रॉफिट को, जिसके नतीजे में बीबी खदीजा मुतासिर हुई, वो असल में जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है उसे कितना कंट्रोल किया जा सकता है रसूलुल्लाह की जिंदगी से हमें मालूम होता है। वो प्रॉफिट कहीं और से नहीं आया है। जो माल मुल्क के शाम से मक्के में जो लैंडिंग कॉस्ट है 100 रुपए का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 80 रुपए में आ गया। वो 100 का माल 120 में बेचते थे, 80 का माल 120 में बेचिए, अब 40 रुपए नफा हो गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था डिप्लोमेसी का, कम्युनिकेशन का, गुफ्तगू का तरीका, और आपका इमेज, ग्लोबल इमेज, जैसे मैंने बताया, आपका जो इमेज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज था, सादिक अल अमीन, ये मैटर करता था। इससे गुजरते थे, मुल्क शाम जाते और माल लाते थे, सब फायदे कमाते थे और सेफली वापस पहुंचाते थे, और प्रॉफिटेबल जर्नीज हुआ करते थे। तो बिजनेस कम्युनिटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये सारे पहलू हमें मिलते हैं, देखना पड़ेगा। सीरत की किताबों इनकी तफसीलात आती हैं। तो मैंने गुफ्तगू शुरू की, आपको मालूम है कि 4 बुनियादी चीजों से। मैंने बताया कि यही वो 4 बुनियादी चीजें हैं जिन पर इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स चलती है, ग्लोबल कंट्रोल चलता है, यूरेशिया पर कंट्रोल चलता है, और ये जो जंगें होती हैं उनके पीछे भी बुनियादी तौर पर यही होती है। उसके अलावा आइडियोलॉजिकल इश्यूज भी उसमें शामिल हो जाती हैं, लेकिन बुनियादी वजह यही है। हमें नहीं मालूम है कि गैस के जो जखायर हैं उस पर ईरान पर पाबंदी लगाकर उसके जखायर को बंद कर दिया गया, रशिया को उलझाकर उसके गैस के जखीरों को बंद कर दिया गया। अब बाज जो इराक में, मुल्क शाम में जो जखीरे हैं, उसको किधर से लेकर जाया जाए, जो इसराइल से गुजरते हुए सिनाई पेनिनसुला से गुजरते हुए, सुएज कनाल से गुजरते हुए यूरोप तक लाइन जा सकती है। हमें नहीं मालूम है तफसीलात क्या हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो नजर नहीं आती। इससे जो हमें सबक मिला, उस सबक को मैंने आपके सामने बताया, और उससे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रिलेट करके बताया कि कैसे ताजिरों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, ह्यूमन वैल्यूज को सामने रखना, डिप्लोमेसी को इख्तियार करना, कम्युनिकेशन को बेटर करना, और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, ओवरहेड कॉस्ट को कम करना, और अच्छा सा इमेज पैदा करना, ये सारी बातें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मालूम होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब की तिजारत में खूब खैर बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको जो रिफा चैम्बर का जो मकसद है वो ये है कि आप भी ग्रो हो और आप दूसरों के ग्रोथ में मदद कर सकें, दूसरों के लिए मुफीद बन सकें। यह हमारा बेसिक मोटिव है। तो अल्लाह ताला इसकी तौफीक हम सबको अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।